बड़ी और अहम खबरों के साथ तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल आगरा दौरे पर होंगे। इस दौरान जेपी नड्डा तमाम कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। जेपी नड्डा सुबह 10:30 बजे आगरा पहुंचेंगे और 11 बजे वो ताज विलास होटल में जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी और पार्टी की क्षेत्रीय टीम की क्षेत्रीय मोर्चा अध्यक्ष के साथ बैठक करेंगे। इस दौरान आगरा में ब्रज क्षेत्र के पदाधिकारियों के साथ 2022 चुनाव को लेकर मंथन होगा। 12 बजे से ब्रज क्षेत्र के विधायकों के साथ बैठक होगी। दोपहर 3 बजे कोरोना वॉरियर सम्मेलन को संबोधित करेंगे जेपी नड्डा। यहां करीब 1000 डॉक्टर भी शामिल होंगे। जेपी नड्डा के दौरे के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डॉक्टर दिनेश शर्मा के अलावा राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और प्रदेश संगठन महामंत्री सुनील बंसल भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। वीआईपी मार्ग पर जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों उप मुख्यमंत्रियों का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया जाएगा। विषय 2022 का नहीं है। विषय ये है कि भारतीय जनता पार्टी विधानसभा के चुनाव हो, लोकसभा के चुनाव हो, कोई भी चुनाव हो, उसके जब परिणाम आ जाते हैं उसके बाद सक्रिय क्यों हो जाती है आगामी चुनाव के लिए। ये हमारी व्यवस्थाओं से जुड़ी हुई बात है और हमारी पार्टी और पार्टी के कार्यकर्ता 24 घंटे इस व्यवस्था में शामिल होकर सक्रिय रहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की प्लानिंग है, उसका एक हिस्सा है। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यूपी के दौरे पर हैं। सीएम योगी भी कल जेपी नड्डा के साथ आगरा में होंगे। इसके लिए प्रशासन की ओर से सारी तैयारियां कर ली गई हैं। आगरा के ताज विलास होटल और निजी रिजॉर्ट में भाजपा के कार्यक्रम के मद्देनजर सारी व्यवस्था पूरी की गई। सफाई अभियान भी चलाया जा रहा है। जेपी नड्डा यहां ब्रज क्षेत्र के संगठन कार्यक्रम में पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इसके साथ ही कोरोना वॉरियर्स के सम्मान कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। आज सीएम योगी और जेपी नड्डा के दौरे को लेकर जिलाधिकारी प्रभु एन सिंह और एसएसपी आगरा मुनिराज जी ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जो कार्यक्रम एक तो यहाँ इसे ताज विलास में है, दूसरा कार्यक्रम एसएनजे जो है गोल्ड पे है, डॉक्टरों का जो है जो संवाद है। दोनों कार्यक्रमों के दस्तखत यहाँ पर जो है जिलाधिकारी महोदय और हमारे एसएसपी साहब इनके द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है और सुरक्षा के सारी जो व्यवस्थाएं देखी जाएंगी। वहीं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे को लेकर कहा कि 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, इसलिए ये दौरा काफी अहम है। कि भारतीय जनता पार्टी, मैंने पहले भी कहा है, आज भी आपसे कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है जो निरंतर काम करता है। हमारे यहाँ संगठन, बैठक, योजना बनाना, काम करना ये कोई नई बात नहीं है। हमारे यहाँ लगातार ये सब चलता रहता है। हमारे मंडल स्तर पर भी होते हैं कार्यक्रम, जिला स्तर पर भी, प्रदेश स्तर पर भी। और चूंकि अब 6 महीने के बाद चुनाव होना है तो निश्चित रूप से हम एक राजनीतिक दल हैं। चुनाव भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है और ऐसे प्रदेश में जहाँ पर हमने काम किया है और भारी बहुमत से हम सरकार बनाने जा रहे हैं तो सारी व्यवस्थाओं को ठीक करके 350 से ज़्यादा सीटें लाने का हमारा विचार है। वहीं भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज देर शाम लखनऊ में भाजपा की कोर कमेटी की बैठक ली। राज्य के सभी मंत्री, सांसद, पार्टी पदाधिकारी और पूर्व अध्यक्ष भी बैठक में शामिल हुए। बैठक में संगठन के आगामी कार्यक्रम को लेकर चर्चा हुई। सभी बैठकों में जो सुझाव आया है संगठन के दृष्टि से, सरकार के दृष्टि से, वह सभी नोट किए गए हैं। उन कार्यों की, उनके बारे में जो भी होगा उसकी समीक्षा होगी। महत्वपूर्ण विजय बूथ अभियान पार्टी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आज विषय रखा है और 25 तारीख को यानी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती 25 सितंबर को पन्ना प्रमुख का सम्मेलन होगा। और बूथ स्तर तक भाजपा को मजबूत बनाने की बैठक है और आज की बैठक के आधार पर हम लोग यह पूरे विश्वास से कह सकते हैं कि 2022 में हम 2017 से बड़ी विजय प्राप्त। वहीं 2022 का विधानसभा चुनाव जीतने के लिए हर पार्टी जी तोड़ मेहनत कर रही है। इधर मुरादाबाद में बहुजन समाज पार्टी का ब्राह्मण सम्मेलन हुआ। इस दौरान बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि यूपी में एक बार फिर बहन मायावती के नेतृत्व में बीएसपी की सरकार बनने जा रही है। बहन मायावती के नारे से एक बार फिर बीएसपी यूपी की सत्ता पर काबिज होगी। और जाकर के उन्होंने कहा था, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश। और ये कहकर
अपनी बात शुरू की थी। और इतना ही नहीं, इतने बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज को इस तैयारी से आते हुए देख करके और मौजूद होते हुए देख के उन्होंने अपना वर्षों वर्ष पुराना नारा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, उन्होंने उस नारे को बदल दिया। उस दिन से नया नारा दिया उन्होंने मंच पे खड़े होकर के। उन्होंने कहा कि आज ब्राह्मण समाज की तैयारी को देख करके हम नया नारा देते हैं और अब हमारा नारा होगा कि जिसकी जितनी तैयारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाला फेंककर गोल्ड मेडल जीतकर भारतीय खेलों में नया कीर्तिमान, नया इतिहास रच दिया है। नीरज ने अपने दूसरी कोशिश में 87.58 मीटर दूरी पर भाला फेंका, जो कि सोने का तमगा हासिल करने के लिए पर्याप्त था। नीरज की उपलब्धि पर देश भर में जश्न का माहौल है। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह से नीरज चोपड़ा की इस बड़ी उपलब्धि पर पूरे देश में जश्न मनाया गया। उनके जन्म स्थान पर भी जमकर आतिशबाजी हुई। वहीं जम्मू कश्मीर में सैनिकों ने भी जमकर उत्साह के साथ जश्न मनाया। तो पूरे देश में कमोबेश इसी तरह का माहौल है। देश को पहला गोल्ड मेडल टोक्यो ओलंपिक में मिला है और इस बड़ी उपलब्धि पर जश्न मनाया जा रहा है और पूरे देश में खुशी की लहर। 3 तस्वीरें फिलहाल जश्न की आप देख सकते हैं किस तरह से देश भर में जीत के जश्न को मनाया गया। नीरज चोपड़ा के गृह जनपद पानीपत में जबरदस्त उत्साह, आतिशबाजी की गई। वहीं जम्मू कश्मीर में भी सेना के जवान जबरदस्त उत्साह में नजर आए। तो ओलंपिक में भारत को गोल्ड दिलाने वाले नीरज चोपड़ा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की है। पीएम मोदी ने फोन कर नीरज चोपड़ा को इस शानदार उपलब्धि के लिए बधाई दी। आज ओलंपिक का समापन की दिशा में जा रहा है और आपने देश को खुश कर दिया है। हाँ, बस वही था कि बस ये मेरा सबसे लास्ट ईयर है कि मैं इंडियन में, तो बस कुछ अच्छा करना है और गोल्ड जीतना हूँ और तो बहुत खुशी की बात है। बहुत अच्छा लगा और मुझे लगता है कि सभी जो अपने भारत और जो अपने लोग देख रहे थे उनकी बहुत दुआएं और उनका सपोर्ट था पीछे से इतने ज़्यादा लोगों का, तो शायद उसी ने मुझे यहाँ पे आज पहुँचाया है। पानीपत ने पानी दिखा दिया। नहीं सर, बहुत सभी का बहुत ज़्यादा दुआएं थी, तो उनकी दुआएं काम आई आज। लेकिन इस बार एक तो ओलंपिक 1 साल डिले हुआ तो आपको 1 साल ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी और कोरोना में अनेक संकट आए, अनेक मुसीबतें आई, बीच में आपको चोट भी आई थी, लेकिन उसके बावजूद भी आपने बहुत बड़ा कमाल करके दिया और ये मेहनत के कारण होता है जी। नहीं, बहुत ही ज़्यादा सर, बहुत मुश्किल टाइम रहा था, बीच में इंजरी आई थी और ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कैसा कम। लेकिन जिस दिन आप जा रहे थे और मेरी आपसे जो बात हुई, मैंने देखा कि आपके चेहरे में एकदम कॉन्फिडेंस था, आपकी बातों में कॉन्फिडेंस था और दूसरा मैंने देखा आपको प्रेशर नहीं था, बिल्कुल हंसते खेलते थे आप। उधर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एथलीट नीरज चोपड़ा को टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने के लिए बधाई दी है। सीएम योगी ने कहा, नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक की एथलेटिक्स स्पर्धा में गोल्ड जीतकर जो इतिहास बनाया वो हमेशा यादगार रहेगा। पूरा देश आज निश्चय ही खुशी और गौरव महसूस कर रहा है। आज भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। पहली बार ओलंपिक में 100 वर्षों में एथलेटिक्स में भारत ने गोल्ड मेडल जीता है। नीरज चोपड़ा जिन्होंने भारत के लिए उपलब्धि हासिल की है, मैं प्रदेश के नागरिकों की ओर से, प्रदेश की जनता की ओर से उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं। स्टाइल कुश्ती में बजरंग पूनिया को आज कांस्य पदक टोक्यो ओलंपिक में प्राप्त हुआ है, उन्हें भी मैं हृदय से बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं।
ओलंपिक के इतिहास में भारत ने अब तक के सर्वाधिक पदक टोक्यो ओलंपिक में जीते हैं। इसमें 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक की उपलब्धि अब तक भारत को हासिल हुई है। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने टोक्यो ओलंपिक के दौरान आज भाला फेंक में नीरज चोपड़ा के गोल्ड मेडल जीतने पर कांग्रेस पर चुटकी ले ली। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि ये नाम बदलने का ही प्रभाव है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को बधाई दी है। भारत के इतिहास में एथलेटिक्स में प्रथम पदक दिलाने वाले भारतीय सेना में सूबेदार नीरज चोपड़ा जी को मैं उत्तराखंड की 1.25 करोड़ जनता की ओर से हार्दिक बधाई देता हूं। एक सैनिक पुत्र होने के नाते मैं आज अत्यंत भावुक हूं। उनका भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतना जहां उनकी जी तोड़ मेहनत का नतीजा है, वहीं सैन्य अनुशासन का भी परिणाम है। नीरज जी के परिवार को भी मेरी ओर से ढेरों बधाइयाँ। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का काम तेज गति के साथ चल रहा है। इस बीच 2022 विधानसभा चुनाव में सीएम योगी के अयोध्या से चुनाव लड़ने की अटकलें तेज हो गई हैं। अयोध्या के संत समाज का भी यह मानना है कि अगर सीएम योगी यहां से चुनाव लड़ते हैं तो अयोध्या का और ज्यादा तेज विकास होगा। यदि योगी श्री आदित्यनाथ जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, यदि वो अयोध्या से विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं तो इसका प्रभाव बहुत अच्छा पड़ेगा, क्योंकि जिस क्षेत्र का कर्मठ व्यक्ति होता है उस क्षेत्र का विकास होता है। विकास वो दूर से देखते हैं। वहीं सीएम योगी के अयोध्या से चुनाव लड़ने की अटकलों पर भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने क्या कहा, चलिए वो भी सुनते हैं। उत्तर प्रदेश की बहुत सारी विधानसभाओं से बहुत सारे कार्यकर्ता और जनता ये चाहती है कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री उनकी विधानसभा का प्रतिनिधि बने, उनकी विधानसभा से चुनाव लड़ें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ये निर्णय भारतीय जनता पार्टी की चुनाव समिति करती है, उसकी बैठक होगी और यह तय होगा कि कौन व्यक्ति चुनाव लड़ेगा और कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। अयोध्या में इस बार 1 सप्ताह तक दीपोत्सव मनाने की तैयारी है। योगी सरकार के समय ये 5वीं बार मनाया जाएगा। श्रद्धालुओं को मूलभूत सुविधाओं और साफ सुथरी अयोध्या दिखे, इसके लिए नगर निगम ने तैयारियां तेज कर दी हैं। अयोध्या की मुख्य सड़कों गलियों में भी दीपोत्सव की तैयारियां चल रही हैं। हालांकि इस दौरान कोविड-19 गाइडलाइंस का पालन भी किया जाएगा। आपको बता दें कि पिछले साल यहाँ 5,51,000 दीप जलाकर नया कीर्तिमान स्थापित किया गया था। स्थानीय स्तर पर कोविड के साथ साथ दीपोत्सव की तैयारी जो है वो भी हम अपने दिमाग में है हमारे, क्योंकि दीपोत्सव लोगों के जनमानस की भावनाओं से जुड़ा हुआ एक विषय है। लेकिन कोविड के सभी प्रोटोकॉल्स और आवश्यकताओं का पालन करते हुए ही कोई भी कार्य किया जाएगा, इसका भी हम लोगों को निर्देश स्पष्ट है। और दीपोत्सव की तैयारी के हिसाब से साफ सफाई में विशेष ध्यान दिया जा। पाकिस्तान में धार्मिक स्थलों पर तोड़फोड़ को लेकर अयोध्या में संतों ने बैठक की। इसमें ज्ञापन प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजा गया, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान में मंदिर तोड़े जाने का राष्ट्रीय स्तर पर विरोध होना चाहिए। साथ ही पाकिस्तान पर दबाव बनाकर फिर से यहां मंदिर निर्माण कराने की बात कही गई। बैठक की अध्यक्षता वैदेही बल्लभ शरण ने की और इसमें मंदिर तोड़ने वालों को कठोर सजा देने की मांग की गई। दरअसल पाकिस्तान में गणेश मंदिर को तोड़ा गया और फिर मंदिर को आग के हवाले कर दिया गया। एक दुखद घटना हुई है पाकिस्तान में। हमारे सनातनी और जो हिंदू समाज है, कुछ भारतवासी वहाँ रहते हैं तो वो पाकिस्तान के ही लेकिन सनातनी रहते। वो गणेश भगवान का मंदिर बनाए थे, उस मंदिर को तोड़ दिया, पुजारियों को मारा पीटा गया, मंदिर में आग लगा दी गई और बड़ी जो है दर्दनाक घटना को अंजाम दिया। ये जो है बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय था, उसी पे ये बैठक थी। सब संतों ने जो इसका विरोध किया, अयोध्या के सभी पूज्य महंत महाराज लोगों ने, कि बड़ा ही जो है दुर्भाग्यपूर्ण ये पाकिस्तान
जो काम कर रहा है ये दुर्भाग्यपूर्ण काम है। जिन्होंने इस मंदिर को तोड़ा है उनको कठोर से कठोर सजा देनी चाहिए। और अब खबर महोबा से, जहां 10 अगस्त को उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण के तहत सीएम योगी आदित्यनाथ जिले के दौरे पर आ रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी वर्चुअल कार्यक्रम में जुड़ेंगे। कार्यक्रम में केंद्र सरकार के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी और उत्तर प्रदेश सरकार के दोनों डिप्टी सीएम भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो 10 अगस्त को होगा उज्ज्वला योजना का ये दूसरा कार्यक्रम। देखिए, उज्ज्वला 2.0 की शुरुआत जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है। ये 10 तारीख को कार्यक्रम होना है, जिसका कि महोबा में ही आयोजन होना है। माननीय प्रधानमंत्री जी हम लोगों के साथ वर्चुअल मोड में जुड़ेंगे और यहाँ महोबा से कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी, इन दोनों डिप्टी सीएम साहब, ऑनरेबल सेंट्रल मिनिस्टर पेट्रोलियम के हैं, वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट पेट्रोलियम के, ये सारे लोग हम लोगों के साथ यहाँ महोबा से जुड़ेंगे। यहाँ महोबा में हमारे जो उज्ज्वला। उधर अलीगढ़ में कब्रिस्तान के पुराने विवाद को लेकर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। हालांकि प्रशासन और पुलिस की मौजूदगी के कारण मामला बहुत ज्यादा नहीं बिगड़ा। दरअसल नगर निगम की एक जेसीबी कब्रिस्तान की बाउंड्री उससे टूट गई, जिसके बाद सपा कार्यकर्ताओं ने विरोध दर्ज कराया और इसी बीच दूसरे पक्ष के लोग भी मौके पर जमा हो गए और इस जमीन पर अपना अपना दावा करने लगे। आरोप है कि जिस जमीन पर कब्रिस्तान बना है वहां सपा सरकार में सपा के पूर्व विधायक जमीर उल्लाह ने जबरदस्ती बाउंड्री का निर्माण करा दिया था और तभी से इस भूमि पर विवाद चल रहा है। मामला कवारसी थाना क्षेत्र का है। खबर कानपुर से, जहां श्रीलक्ष्मी कॉटसिन पर सीबीआई टीम ने छापेमारी की और कानपुर के कृष्णापुरम और फतेहपुर के मलबा के ठिकानों में सीबीआई टीम ने रेड की है। तो श्रीलक्ष्मी कॉटसिन के प्लांट फतेहपुर, हरियाणा, नोएडा और उत्तराखंड में है और इस कंपनी को 3 साल पहले डिफॉल्टर घोषित किया गया था। इससे पहले श्रीलक्ष्मी कॉटसिन के अधिग्रहण के लिए 2 विदेशी कंपनियों से बातचीत चल रही थी, लेकिन बात नहीं बनी। साल 1993 में श्रीलक्ष्मी कॉटसिन लिमिटेड की नींव पड़ी थी और कंपनी में बुलेट प्रूफ जैकेट्स के अलावा कई प्रतिरक्षा उत्पाद और बुलेट प्रूफ वाहन बनाए। कंपनी की रुड़की और हरियाणा में भी यूनिटें हैं। साल 2006 में कंपनी ने अपनी उत्पादन क्षमता दोगुनी कर दी। और अब खबर सुल्तानपुर से, जहां समाजवादी पार्टी के यूथ ब्रिगेड के नेताओं पर केस दर्ज कराया गया है। कोतवाली नगर में 7 नामजद और 25 अज्ञात पर केस दर्ज हुआ। आरोप है कि यूथ ब्रिगेड के प्रदेश सचिव इरफान अली गाजी के काफिले में नियमों कानून की जमकर धज्जियां उड़ाई गईं, जिसके बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की है। इस प्रदर्शन में जिन्होंने गलत रूप से हूटर और सायरन का प्रयोग किया है, लगभग 7 लोग नामजद और बाकी 25-30 अज्ञात के खिलाफ कोतवाली नगर में FIR पंजीकृत के विधिक कार्रवाई। इधर जालौन में बाढ़ का खतरा नजारा देखते हुए 6 युवक यमुना नदी में डूब गए और अचानक हुई इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। हालांकि रेस्क्यू कर 2 युवकों को निकाल लिया गया। 4 की तलाश अब भी जारी है। चश्मदीदों का कहना है कि सेल्फी लेने के चक्कर में हादसा हुआ और नाव असंतुलित होकर पानी में पलट गई। पूरा मामला कालपी कोतवाली क्षेत्र के व्यास मंदिर के पास का है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से गोताखोर जो हैं लापता युवकों की तलाश कर रहे हैं और 2 युवकों को जो हादसे का शिकार हुए उनको निकाल लिया गया है। बताया जा रहा है कि सेल्फी लेने के चक्कर में हादसा हुआ और नाव से ये लोग पलट गए। खबर उन्नाव से, जहां गंगा का जलस्तर तेजी के साथ बढ़ रहा है, जिससे अब धीरे धीरे जलस्तर चेतावनी बिंदु से महज अब 12 सेंटीमीटर दूर है। जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों के कई मकानों के आसपास पानी भर गया, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। राहत और बचाव के लिए बनाई गई बाढ़ चौकी पर राजस्व विभाग ने ताला लगाकर रखा है। बाढ़ को लेकर उन्नाव जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है और सभी SDM को निर्देशित किया है कि बाढ़ वाले इलाके में बाढ़ चौकियों को सक्रिय करें और किसी भी व्यक्ति को खाने पीने और रहने की समस्या ना हो। वहीं गाजीपुर में भी इन दिनों गंगा रौद्र रूप धारण करे हुए है और खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसकी वजह से जिले के सैकड़ों गांव प्रभावित हो चुके हैं। और वहीं मोहम्मदाबाद तहसील का शेखपुर गांव में बीती रात से करीब 10 बीघा से ऊपर खेत गंगा में समा चुके हैं। वहीं प्रशासनिक अमला भी एक्टिव होकर कटान स्थल पर पहुंचकर हालात का जायजा ले रहा है।